सामाजिक विज्ञान के कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल हमारे पर्यावरण के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। कल हमने इसके प्रथम भाग का अध्ययन किया था, जिसमें हमने पृथ्वी के विभिन्न बलों का अध्ययन किया, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल के हमने 2 प्रकारों का अध्ययन किया था। एक तो है आकस्मिक यानी सडन, और दूसरा है पटल विवर्तनिका यानी प्लेट टेक्टोनिक्स। Yesterday we have learned about the first part of our changing earth, and in that part we have learned about various forces acting upon the earth, and we have learned about 2 types of the forces, endogenic forces and exogenic forces. Under the endogenic forces we have learnt about 2 forces. One is the sudden force and another one was plate tectonic. Sudden force was further divided into 3 types: volcano, earthquakes and landslides. कल हमने जो है पृथ्वी के आंतरिक बलों के बारे में अध्ययन किया था, जिसके हमने 2 प्रकारों का अध्ययन किया, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल के भी हमने 2 प्रकारों का अध्ययन किया, एक है आकस्मिक और दूसरा पटल विवर्तनिक। आकस्मिक बलों के हमने 3 प्रकारों का अध्ययन किया था। सबसे पहला ज्वालामुखी, दूसरा था भूकंप और तीसरा था भूस्खलन। आज हम बहिर्जनित बल के विषय में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर बहिर्जनित बलों के कारण बहुत सारे बदलाव आते हैं और वो बदलाव काफ़ी धीमी गति से होते हैं, आकस्मिक नहीं होते। और वो बदलाव पर्यावरण के विभिन्न कारकों के द्वारा पृथ्वी पर लाए जाते हैं। उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक अपक्षय और दूसरा है अपर्दन। अपक्षय वायुमंडलीय कारकों के द्वारा होता है, जैसे सूर्यताप, वर्षा, बहती हुई पवनें इत्यादि और समुद्री लहरें इत्यादि। Weathering and erosion is brought by environmental factors. Weathering mainly consists of the environmental factor where no mechanical force is applied, like sunlight, like rainfall, like chemical changes, etc. Whereas the mechanical forces is applied or the erosion is applied by the rivers, sea waves, winds, glaciers, etc. So let us discuss in this lesson about weathering and erosion. आइए हम इस पाठ में अपक्षय और अपर्दन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अपक्षय के विषय में। अपक्षय वो प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें पर्यावरणीय कारकों के द्वारा, जैसे पवनें, वर्षा, तापमान परिवर्तन, सूक्ष्म जीवाणु, पौधों और जीव जंतुओं द्वारा अपने ही स्थान पर विघटित होते हैं। उस प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। Weathering is the force of disintegration of rocks or a landscape on account of the actions of environmental factors such as winds, rain, temperature changes, microbes, plants and living organisms over their native place. Here you should remember there is no transportation of any alluvium or silt or eroded material to any place, and the disintegration of the rock is occurred on its own native place. The rock or mountain doesn't move even a single fraction from its place, but due to these actions, due to the actions of the environmental factors, they disintegrates on its own place and finally turns into a soil.
सो लेट अस लर्न मोर अबाउट वेदरिंग। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है अपक्षय के विषय में कि जो चट्टानें हैं वो अपने स्थान से हिलती डुलती नहीं हैं, लेकिन अपने ही स्थान पर पड़े पड़े रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा, तापमान में उतार चढ़ाव के द्वारा, वर्षा के द्वारा अपने ही स्थान पर विखंडित होती हैं। तो इस प्रकार के विखंडन को हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अपक्षय के मूलतः 3 प्रकार है। अपक्षय का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? भौतिक अपक्षय। The most common type of weathering is called physical weathering or mechanical weathering। यहाँ पर आप जैसे चित्र आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पर्वत है जो 2 भागों में विखंडित हुआ है, और उसके विखंडन होने की प्रक्रिया में सूर्य ताप सबसे महत्वपूर्ण कारक है, या तापमान में उतार चढ़ाव सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि जो शैल होता है वो शैल खनिजों का एक पुंज होता है, खनिजों का एक समरूप पदार्थ होता है। तो इस शैल में जो भी खनिज विद्यमान है वो एक ही तापमान पर अलग अलग प्रकार से प्रक्रिया करेंगे। लोहे को जितना समय लगता है गर्म होने में उससे कम अथवा ज़्यादा समय तांबा लेगा और अन्य धातु लेंगे। तो जब एक ही तापमान पर एक शैल में विद्यमान जब विभिन्न खनिज अलग अलग प्रकार से गर्म होते हैं अथवा ठंडे होते हैं, तो उनके तापमान के कारण फैलाव और तापमान के कारण उनके अंकुचित होने के कारण शैल में दरार पड़ जाती है और वो अपने स्थान पर विखंडित होते हैं। See, you have learned in your previous topic that rock is nothing but the mixture of several minerals. So all the minerals behaves differently at a given temperature. They react to the same temperature in different way. At the same temperature, different materials spreads at different rates. Iron takes more time, copper take less time, and several other elements takes more or less time than each other. So due to the expansion and contraction of these minerals, a crack is developed. A crack is developed in a rock, and finally they disintegrated into the pieces at its own place. So such type of the disintegration is known as mechanical weathering. अपक्षय के प्रकार, यहाँ पे रासायनिक अपक्षय। अलग अलग शैलों में अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं। तो वो जो वर्षा में या पानी में जो अलग अलग प्रकार के जो क्षार है उनके कारण भी शैल का क्षरण होता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसी ऑक्सीडेशन के कारण ये शैल अपने ही स्थान पर विखंडित हो जाते हैं और बाद में टुकड़ों में बिखर जाते हैं। तो ये जो जैसे आपने लोहे को देखा होगा, वर्षा की ऋतु में अगर आपने लोहे इस्पात की कोई चीज़ अगर बाहर रखी है तो उस पर जंग चढ़ जाता है, वो लाल हो वो जंग चढ़ जाता है और बाद में उसमें छिद्र पड़कर वो टूट फूट जाते हैं। तो इस प्रकार के विखंडन को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैविक अपक्षय, कई बार जो है शैलों के अंदर वनस्पति की जड़ें भी विकसित होती है, या कई बिलकारी प्राणी भी जो शैलों में गुफा या छिद्र बनाकर उनका विखंडन कर देता है।
तो इस प्रकार के विखंडन को हम जैविक अपक्षय कहते हैं. Sometimes roots of the plants also developed in the cracks and fissures of the rocks, and as the plant grows, the root also widens, and due to the widening of the roots in the rocks crack, they finally disintegrated into the pieces. Similarly, there are several microbes which also decomposes certain type of the rocks. Such type of the disintegration is known as chemical weathering. So you have learnt about 3 types of the weathering. Number 1, physical weathering or the mechanical weathering. It is caused due to the temperature change. Chemical weathering, it occurs due to the chemical reactions over the rock, and third one is the बायोलॉजिकल वेदरिंग. तो आपने 3 प्रकार के अपक्षय के बारे में अभी जाना. सबसे पहला भौतिक अपक्षय, जहाँ पे तापमान में उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण है. दूसरा है रासायनिक अपक्षय, जहाँ पर विभिन्न रसायनों का शैलों पर प्रभाव के कारण भी शैलों का विखंडन होता है. तीसरा है जैविक अपक्षय, जहाँ पर वनस्पति और जीव जंतु शैलों का क्षय करते हैं, उनका विखंडन करते हैं. आइए अब अपरदन के बारे में पढ़े. अब अपक्षय के द्वारा विघटित पदार्थों के प्राकृतिक शक्तियों जैसे पवनें, नदियाँ, हिमानियाँ और समुद्री लहरों द्वारा अन्यत्र विघटन, स्थानांतरण और निक्षेपण की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं. तो जो अभी हमने पढ़ा अपक्षय के कारण जो छोटे मोटे जो शैल टूट जाते हैं, उन शैलों को हवाएं अपने साथ बहा कर ले जाती हैं. नदियाँ उन्हें अपने प्रवाह के साथ बहा कर लेके जाती है. और जब बहाना होता है, जब जो है इन अपक्षित पदार्थों को कहीं अन्यत्र ले जाया जाता है, तो 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है. एक तो है वहन, दूसरा है घर्षण और तीसरा है निक्षेपण. तो इस प्रकार जो शैलों के जो बड़े टुकड़े होते हैं, वो घिसकर मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं और उनका क्षय हो जाता है. इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ इरोडिंग लैंडस्केप और कैरिंग एंड डिपॉजिटिंग something through mechanical forces of nature such as rivers, winds, glaciers and sea wave. Such an action is known as erosion. So what does erosion means? Erosion means nothing but carrying away or eroding away the weathered rock material from one place to another by the mechanical forces of nature, like rivers, like winds, like sea waves, etc., glaciers, etc. So there are several agents of the erosion. The first agent of the erosion is river. Second agent of the erosion is sea waves. Third agent of the erosion is glacier, and fourth agent of the erosion is wind. But before that, we shall learn about the erosional activity of the river. So erosional work of river. In the river originates at a mountain peak, and from there it runs downstream towards the plains. When river travels from the mountain hills down towards the plain, it has a tremendous amount of energy, tremendous amount of the velocity, and it has the capacity to erode the rock, to erode the slope of the mountain hills, and it has bulk volume of the water also. That's why the volume of the water, and that's why the erosional capacity of the river is maximum at the higher altitude. On account of this, it has the maximum capacity to disintegrate the
रॉक, क्योंकि नदियों का उद्गम पहाड़ों पर होता है। हाँ, और जब पर्वतों से वो जब नीचे मैदान की तरफ आती है तो उसके अपर्दन करने की क्षमता अत्यधिक होती है। ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण उन्हें गति अधिक मिलती है, और दूसरा उनमें अत्यधिक जल प्रवाह होता है, क्योंकि पर्वतों के शीर्ष पर जो हिमानियाँ पिघलती हैं, हिमानियों के पिघलने के कारण उनमें जल का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए इन दो कारकों के कारण जो है वो अपर्दन करने की क्षमता उसे अधिक मिलती है। तो इसी शक्ति के बल पर पहले स्तर पर नदियाँ 3 कार्य करती है। अपर्दन यहाँ पे पहाड़ियों की चोटियों पर उसकी अपर्दन करने की क्षमता अधिक होती है। एट द माउंटेन पीक्स rivers have a tremendous capacity to erode, and that's why it creates 3 type of the landforms. Number 1 is V-shaped valley, second one is waterfall, and third one is oxbow lake. क्योंकि नदियों के पास पर्वतों के शीर्ष पर अत्यधिक गति होती है, जल की क्षमता होती है, इसलिए यहाँ पर वो तीन प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। सबसे पहली स्थलाकृति है वी आकार की घाटी, दूसरी स्थलाकृति है जल प्रपात, और तीसरी स्थलाकृति है चाप झील। जिस मार्ग से नदी निकलती है, हाँ, उस मार्ग को या उस स्थलाकृति को वो अत्यधिक गहरी करती जाती है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ जो है कमज़ोर चट्टानों को तोड़ती जाती है, उनका विखंडन करती जाती है, और उन टूटे हुए भूखंडों को वो रगड़ते हुए अपने साथ घसीटते हुए अपने साथ आगे के प्रवाह के साथ बहा कर लेके जाती है। इसलिए यहाँ पर जो घाटियाँ गहरी होती जाती है और इस तरह से वी आकार उसका बन जाता है। आप साथ लगे हुए चित्र की ओर देख सकते हैं। दूसरी स्थलाकृति है जल प्रपात, वाटरफॉल। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। आप साथ लगे चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको सबसे पहले स्तर पर जो बताया गया है कठोर शैल, उसके नीचे आपको दर्शाया गया है कमज़ोर शैल। तो जब कमज़ोर शैल की परत विखंडित हो जाती है तब जल का प्रवाह अत्यधिक ऊंचाई से, जो नदी का प्रवाह अत्यधिक ऊंचाई से नीचे की ओर और गिरने लगता है। तो इस प्रकार से निर्मित स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं? जल प्रपात। When the river tumbles at a steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it forms waterfall. It is because the river has eroded the weaker section of the rocks, and hence a valley-like structure or ditch-like structure is developed. That's why the river falls from a height towards the lower side, and such that waterfall is developed. How does waterfall forms? जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है? जैसे मैंने हिंदी में बताया, जलप्रपात की नदी जिस जो है प्रवाह में बहती है, अगर उसका तल जो है कठोर शैलों से निर्मित है और उन कठोर शैलों के नीचे कमज़ोर शैल का आवरण है, तो धीरे धीरे कमज़ोर शैल का आवरण विखंडित होगा और नदी ऊपर के स्तर से नीचे गहराई की ओर बहना शुरू होगी, और इस प्रकार से जलप्रपात का
निर्माण होता है। यहाँ पर आपको चार आकृतियाँ दी गई हैं। मैं एक एक करके प्रत्येक आकृति के बारे में आपको समझाता हूँ। पहली आकृति में क्या लिखा है? वाटरफॉल्स टिपिकली फॉर्म्स इन द अपर स्टेज ऑफ रिवर, यानी जलप्रपात नदी के ऊपरी स्तर पर यानी पहले आरंभिक स्तर पर बनते हैं। दे ऑकर वेयर ए बैंड ऑफ हार्ड रॉक ओवरलाइज अ सॉफ्टर रॉक falling water and rock particles erode the soft rock below the waterfall creating a plunge pool, यानी जब बहते हुए नदी प्रवाह नीचे की कमज़ोर कठोर चट्टान का अपरदन करती है तो उसके नीचे एक प्रकार का खड्ड तैयार होता है, प्लंज, और जो नदी का प्रवाह ऊपर के स्तर से नीचे की ओर बहने लगती है। दूसरे आकृति में क्या दिखा है? सॉफ्ट रॉक इज अंडरकट बाय इरोजनल प्रोसेस सच एज हाइड्रोलिक एक्शन एंड एब्रेशन क्रिएटिंग अ प्लंज पूल वेयर वाटर एंड डेब्रिस swirl around eroding rock through a corrosion, further deepening it and creating an overhang। दूसरे आकृति में ये बताया है कि जो चट्टान के ऊपर से गिरता हुआ नीचे की ओर गिरता हुआ जो जल है वो जल खड्ड को और भी गहरा करता जाएगा और ये जो जलप्रपात है उसका जो निचला स्तर है उसका विखंडन होता जाएगा। कालांतर में ये जो महाखड्ड और भी गहरा होता जाएगा, टूटता जाएगा और अंततः ये जलप्रपात भी समाप्त हो जाएगा। देखिए, व्हाट इज रिटन इन द थर्ड स्टेज? हार्ड रॉक ओवरहैंग अबव द प्लंज पूल कोलैप्सेस एज इट्स वेट इज नो लॉन्गर सपोर्टेड। और फोर्थ स्टेज में इरोजन कंटिन्यूस एंड द वाटरफॉल रिट्रीट्स अपस्ट्रीम लिविंग बिहाइंड अ गॉर्ज। जब ये पूरे के पूरे शैलखंड टूट जाएंगे तो नदी अपने पूर्ववत प्रवाह में पीछे की ओर बहना शुरू कर देगी और ये जलप्रपात भी सूख जाएगा या समाप्त हो जाएगा। आइए अब जानते हैं विश्व के सर्व प्रसिद्ध जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में, और उसकी ऊंचाई है 979 मीटर्स। द हाईएस्ट वाटरफॉल लाइज इन वेनेजुएला एंड इट्स नेम इज एंजल वाटरफॉल एंड द altitude of that waterfall is 979 मीटर। उसके बाद प्रसिद्ध न्यागरा जलप्रपात का नाम आता है, जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पर है या उनकी सीमा पर है। इसकी ऊंचाई 55.6 मीटर है, लेकिन ये दूसरे नंबर का ऊंचा जलप्रपात नहीं है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका में स्थित जाम्बिया और जिम्बाब्वे का विक्टोरिया जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 135 मीटर और विश्व के दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा जलप्रपात है थोसेमाइट जलप्रपात, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 741 मीटर। तो ये विश्व के कुछ प्रसिद्ध जलप्रपातों के नाम हैं। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? एंजल वाटरफॉल, जो कि कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। बाद में न्यागरा जलप्रपात कहाँ पर है? कनाडा और संयुक्त राज्य की सीमा पर। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जो कि अफ्रीका में स्थित है। उसकी ऊंचाई 135 मीटर के करीब है। तो ये कुछ जलप्रपातों के नाम हैं। ये न्यागरा जलप्रपात इस चित्र में आप देख सकते हो। न्यागरा जलप्रपात का आकार आप उसको निहार सकते हो कि किस प्रकार से चक्रीय जलप्रपात है, यानी उसका चंद्राकार जलप्रपात है वो। You can carefully observe the Niagara waterfall. It is crescent in shape.
the half of this waterfall lies in Canada, and half of the waterfall lies in the border of over the border of United States of America. चाप झील, ऑक्सबो लेक, ये भी नदी के अपरदन कार्य का एक उदाहरण है। जब नदी समतल मैदानों से बहती है तब उसके किनारों पर अपरदन और निक्षेपण दो गतिविधियां एक साथ चलती है। कालांतर में नदी का एक भाग चंद्राकार झील के रूप में नदी से अलग हो जाता है, उसे चाप झील कहते हैं। ये जो चाप झील बनती है वो पहाड़ों पर नहीं बनती। एक बात आप ध्यान से समझिए, जब नदी मैदानी भाग में आ जाती है तो पहाड़ों पर से जो भी वो जलोढ़ बहा के लाती है वो उसके मार्ग में अवरोध पैदा करती है, और इसके कारण क्या है, नदी घुमावदार मोड़ के आकार में प्रवाहित होना शुरू करती है। उसको हम विसर्प कहते हैं, क्योंकि जो है नदी की जो तरंगे हैं, नदी का जो प्रवाह है वो किनारों को काटता है, और इस किनारों के अपरदन के साथ साथ नदी में जो पदार्थ मौजूद होते हैं उनका निक्षेपण भी होता जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो विसर्प आकार होता है नदी का, मोड़दार आकार होता है नदी का, वो मुख्य नदी से अलग हो जाता है और एक चंद्राकार आकार में एक झील निर्मित होती है। हमारे भारत में इसको गोखुर झील कहते हैं। इन इंडिया वी कॉल इट गोखुर झील, और पाश्चात्य देशों में हम इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। नाउ लेट अस लर्न इन इंग्लिश। व्हाट इज एन ऑक्सबो लेक? When the river flows through the plains in a meandering form, it starts eroding its bank at one end and also start deposition. The lake thus formed is called an oxbow lake. Here you have to remember that oxbow lake is formed over the plains. Whatever silts, whatever the alluvium river have brought from the upper course of its journey, that is from the mountain or mountain peak, it forms the obstacle in the free flow of the river water, and the river start flowing in the meandering form. Since it is the quality of the running water to erode the banks and also carry out the deposition in few course of time, on account of the erosion of the meandering loop, the water gets separated. Some of the water gets separated from the river, forming a crescent lake, and the lake thus formed is called an oxbow lake. In India, it is also called Gokhur Jheel. You can see in the picture the main course of the river and the oxbow lake thus formed. You can see the crescent shape of the lake, and it is due to the deposition and the erosional activity of the river. Have you understood now? Now let us turn to next topic. चाप झील का निर्माण. Here you can study how the river flows in the meandering direction, how the river erode its bank, and the yellow portion that you are looking in this figure, it is depositional activity of the river. So deposition and erosion is carried out side by side. In the third figure, you can clearly see the loop of the river get closer, and finally it disintegrates from the main river. देखिए यहाँ पर आपको इस चित्र के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि नदी मैदानी भागों में किस तरह से विसर्प आकार में में बहती है, और नदी में दो प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है, एक अपरदन और दूसरा निक्षेपण.
जो पीला भाग आप देख रहे हो इस आकृति में, वो निक्षेपण का है, और जो एरो आप देख रहे हो वो अपर्दन का है। तीसरे फिगर में आप देख सकते हैं कि जो लूप है या जो विसर्प है, घुमावदार मोड़ है, वो किस तरह से पास में आ जाते हैं, और साथ साथ में जो पीले रंग का जो निक्षेपण का भाग है वो भी किस तरह से चौड़ा हो जाता है। और चौथे फिगर में आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से नदी का भाग या पानी का भाग जल मुख्य नदी से अलग हो जाता है, और इस प्रकार से गोखुर झील का निर्माण करते हैं। नदियों के निक्षेपण कार्य, depositional activities of the river. So far we have learnt about the erosional activity of the river. Now let us turn over the depositional features of the river. See, in the erosional activities of the river, we have learnt about the three landscape developed by the river. One is the V-shaped valley, second one is the waterfall, and third one is the oxbow lake. हमने नदी के अपर्दन कार्य का अध्ययन करते हुए तीन प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया, जैसे वी आकार की घाटी, दूसरा है जलप्रपात, और तीसरा है गोखुर झील। अब नदियों के निक्षेपण, डिपोजिशन, नदियाँ निक्षेपण भी करती है, क्योंकि जो पदार्थ वो बहा के लाती है उसका वो निक्षेपण भी करती चली जाती है। तो निक्षेपण के द्वारा जो है तैयार की गई नदियों की स्थलाकृति को हम तीन प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है विसर्प नदी, दूसरा है बाढ़ मैदान, फ्लड प्लेन्स, और तीसरा है डेल्टा। आइए विसर्प के बारे में हम पढ़ते हैं। ये देखिए, ये अमेज़न नदी का आप चित्र देख पा रहे हैं कि नदी किस प्रकार से विसर्प आकार में बह रही है। ये जो स्थलाकृति बनती है वो मैदानों में ही बनती है। इन दिस फिगर यू कैन क्लियरली सी द ड्रेनेज ऑफ द अमेज़न रिवर, हाउ द अमेज़न रिवर इज फ्लोइंग इन अ प्लेन, इट इज़ इन द meandering शेप। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तब उसकी प्रवाह की गति कम हो जाती है। अवसाद तथा अन्य अवसाद मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। उनके किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण होता है। नदी का प्रवाह मोड़दार हो जाता है, जिसे विसर्प कहते हैं। तो समझे आप, जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है, अब उसको पहाड़ों पे जो गति मिल रही थी, गुरुत्वाकर्षण की गति मिल रही थी, वो गति अब मैदान में नहीं मिल पाती। दूसरा, नदी के मार्ग में अब पहाड़ों से लाई गई रेत, गाद, मिट्टी उसके प्रवाह में अवरोध भी पैदा कर रहे हैं, इसलिए उसकी गति और भी मंद हो गई। तो इसलिए नदी अपना मार्ग बनाने के लिए इस प्रकार से विसर्प आकार में बहती है मैदानों में, इसलिए इस प्रकार के नदी के प्रवाह को हम विसर्प कहते हैं। What does meanders means? The meandering or the zigzag course of river in plain topography is called meander. In plains, the velocity of river is low and the load of alluvium is high. Two activities simultaneously carried out in the plains. One is the erosion and second one is deposition. Thus the river gets meandering course. Example, river Amazon. So you have learnt about meanders. What does meanders call? Meanders are nothing but the zigzag drainage pattern, zigzag flow of the river in a plain. The benefit that it enjoys in a mountain is now completely absent. Now the river has lost its velocity because the gravity of the earth is here minimum. Moreover, the load of the silts or alluvium
that the river has brought from the upper course of its journey is now creating a hindrance and or an obstacle in its free flow. And that's why, to find out the way out of flowing the river start flowing in a meandering path. Here river carries out two type of the activity. One is the erosion and second one is deposition. Example is river Amazon. Now flood plains, you can see this figure. In this figure you can carry out the how this landscape have developed. When the river cuts its banks or levees and overflows through its bank, it creates flood plains. The river water enters over a large spread of area, or you can say catchment area, and thus creating the flood plains. Here आप इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो तटबंध है या जो लेवीज है, इसके ऊपर से जब नदी प्रवाह होता है तब बाढ़कृत मैदान बन जाता है. In this figure you can clearly identify whenever the river overflows its levees or the banks, it deposits all the silts that it has brought from the stage 1, stage 2 of the river creating the flood plains. जब नदी अपने तटबंधों को तोड़कर बाहर की ओर बहने लगे और अपने साथ लाई अवसादों का निक्षेपण करें, इनसे निर्मित मैदानों को बाढ़कृत मैदान कहते हैं. उदाहरण इसके क्या क्या है? वुआंगहो नदी का मैदान, नील नदी का मैदान और गंगा नदी का मैदान, जिसको हम कहते हैं बैक वाटर ऑफ रिवर गैंजेस. When the river flows outside its bank, which is called levees. This plain is the place where river deposits all the silts and alluvium, making it fertile plain. Example, Huangho River, which lies in the east of China, and Nile River plain. Delta. ये डेल्टा एक त्रिकोणाकार स्थलाकृति है जो नदियाँ अपने मुहाने पर बनाती है. नदी जब समुद्र में मिलने को होती है और बाढ़ मैदान के आगे की ओर जब प्रवाह करती है तो नदी कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है और समुद्र में विलीन हो जाती है. इस प्रकार से समुद्र के निकट नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति को हम डेल्टा कहते हैं. Whenever the river passes through the flood plains and approaches near the mouth of the river, when the river is about to merge in the ocean, it develops a triangular feature. It gets divided into several rivulets and ultimately merges into the sea or ocean. The landscape thus developed is called a delta. ये जो डेल्टा, ये जो शब्द आया वो ग्रीक भाषा के शब्द से आया. ग्रीक भाषा के शब्द में 10 इसको ट्रायंगल के शेप में लिखते हैं, त्रिकोणाकार आकृति में लिखते हैं. तो उसी त्रिकोणाकार आकृति और उसी ग्रीक अंक को हम डेल्टा कहते हैं. तो यही डेल्टा, ये शब्द ग्रीक भाषा से आया. डेल्टा, जब नदी अपने साथ लाए अवसादों का मुहाने पर निक्षेपण करना आरंभ करे तब वे कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है और समुद्र में मिल जाती है.
इस प्रकार से निर्मित स्थलाकृति को डेल्टा कहते हैं। When river approaches near its mouth, it starts depositing all the cells, and here river becomes shallow and divided into several rivulets. The fan-like structure thus developed is called delta. For example, Sundarban Delta developed by the river Ganges and river Brahmaputra. समुद्री तरंगों के कार्य, वर्क ऑफ सी वेव्स। समुद्र तरंगों के अपरदन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बनती है। ऑन अकाउंट ऑफ सी वेव्स, इरोजन एंड डिपोजिशन एक्टिविटीज़, कोस्टल लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म। समुद्र में उठने गिरने वाली लहरें, समुद्र में निर्मित होने वाली तरंगे भी अपरदन का कार्य करती है, और वो अपरदन के साथ साथ जो है स्थानांतरण और निक्षेपण भी करती है। उन्हें ये गति एक तो पृथ्वी की परिक्रमा से मिलती है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण मिलती है, और चंद्र के गुरुत्वाकर्षण, भूकंप और भी बहुत सारे कारक हैं। उन कारकों के द्वारा उन्हें गति मिलती है। तापमान भी उनमें से एक कारक है। From where does sea waves gets power or gets the capacity to erode? It gets the capacity to erode due to the rotational motion of the earth, due to the gravity of the moon over the earth, due to the temperature change, due to the earthquake. There are so many factors acting upon the sea or ocean water. And in the previous classes, you have learned that near about 71% portion of the earth is covered with water. So the water has a tremendous capacity of erosion, and when it comes to the sea or ocean, then it has maximum capacity than river to erode the sea coast. समुद्री तरंगों के अपरदन कार्य। समुद्री तरंगों के अपरदन को हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले समुद्री गुफा, सी केव्स। वी कैन डिवाइड द इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव into 4 types. One is sea caves, second one is sea arches, third one is stack, and fourth one is sea cliff. अपरदन समुद्री तरंगों के अपरदन कार्य को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक और समुद्री भृगु। आइए इनके बारे में एक एक करके जानें। Let us learn each one of these one by one. So first one is sea caves. समुद्री गुफा। केयरफुली ऑब्जर्व द फिगर। ये जो आकृति है, इस आकृति को आप लक्ष्यपूर्वक देखिए और समझिए। ये आकृति समुद्र में खड़ी एक चट्टान में निर्मित हुई। समुद्री तरंगों के द्वारा शुरुआती दौर में सबसे पहले एक निश्चित स्थान पर अपरदन की प्रक्रिया हुई। अपरदन और साथ साथ में हम यूँ कह सकते हैं अपक्षय। परंतु समुद्री तरंगों का बार बार चट्टानों से आकर टकराने के कारण खड़ी चट्टान, समुद्र के बीचों बीच खड़ी चट्टान में एक गुफानुमा आकार बन जाता है। ड्यू टू द मैकेनिकल प्रेशर, ड्यू टू द मैकेनिकल फोर्स स्टक अपॉन one particular rock boulder, mountain, whatever you call, in the mid of the sea or ocean, first of all a cave-like structure is developed. Such a landscape is known as sea caves. समुद्री तरंगों का एक ही स्थान पर लगातार टकराने से पहले दरारें और फिर कालांतर में समुद्री गुफा का निर्माण होता है। ऑन अकाउंट ऑफ रेगुलर प्रेशर स्ट्राइक ओवर रॉक, प्रियर क्रैक्स आर डेवलप्ड, लेटर ऑन टर्न्स इनटू
सी केव्स। तटीय मेहराब, सी आर्चेस। यू कैन सी थ्रू एंड थ्रू दिस माउंटेन। अभी पहले फिगर में हमने केवल गुफा देखी थी। अब देखिए, जब समुद्री लहरें गुफाओं के अंदर अपर्दन करती जाती है, गुफा को भीतर से तोड़ती जाती है, तो एक सिरे से वो दूसरे सिरे को पार कर जाती है, आर पार हो जाती है। इस प्रकार से समुद्र में खड़े पर्वतों के मध्य बने मेहराब को हम तटीय मेहराब कहते हैं या सी आर्चेस कहते हैं। वेन एवर देर इज कंटिन्यूस इरोजन ऑफ द सी केव्स, कि आफ्टर फ्यू years और आफ्टर several years, what happens, the sea waves erode that particular rock or particular mountain through and through, and an arc like structure is developed in that particular rock boulders, or you can say mountain. The landscape thus developed is called sea arches. समुद्री गुफाओं का समुद्री लहरों के निरंतर अपर्दन के कारण आर पार मार्ग बन जाता है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूस इरोजन ऑफ सी केव्स, ओनली आर्क लाइक स्ट्रक्चर रिमेन। दैट आर्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सी आर्क। स्टैक। अब देखिए, समुद्र में खड़े जो तटीय मेहराब है, उसका तटीय मेहराब का ऊपर का हिस्सा जब समुद्री लहरों के कारण या अपक्षय के कारण उसका क्षरण हो जाता है, तो केवल दो खंबे समुद्र के भीतर ये ऊर्ध्वाधर खड़े हुए मिलते हैं। तो उस खड़े हुए चट्टान को हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। You observe this figure carefully. When the sea waves break the arc of the rock, then what remain? Only a vertical pillar remain in the sea or ocean. That vertical pillars of the rock are called stack. तटीय मेहराब का निरंतर अपक्षय के कारण केवल दो खड़े खंभे रह जाते हैं, उन्हें स्टैक कहते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ रेगुलर इरोजन ऑफ सी आर्चेस, ओनली टू वर्टिकल पिलर रिमेन इन द सी, इट इज कॉल्ड स्टैक। समुद्री भृगु, सी क्लिफ। समुद्री भृगु किसे कहते हैं? समुद्र के साथ लगे हुए चट्टानों की ये ऊर्ध्वाधर खड़ी श्रृंखला को हम समुद्री भृगु कहते हैं। द वर्टिकल what you say mountain or the steep mountain located adjacent to the sea or ocean, it is called sea cliff. Cliff means the height of a mountain, or the vertical steep height of the mountain, steep altitude of the mountain is called cliff. And since this cliff is located near the sea or ocean, it is called sea cliff. समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। इसे ध्यान से समझिए। समुद्र जल या समुद्र तट के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है? एकदम सीधे खड़े हुए, वर्टिकुलर अपसाइड उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग almost vertically above the sea water is called sea cliff. समुद्री तरंगों का निक्षेपण कार्य, और इस निक्षेपण कार्य से पुलीन का अर्थ है बीच, सी बीच, डिपोजिशनल टास्क ऑफ द सी वेव्स, उसे सी बीचेस कहते हैं। जब समुद्री
तरंगे, समुद्री लहरें समुद्र की गहराई से पदार्थों के अपरदित पदार्थों के निक्षेपण को तट के समानांतर करते हैं, तट के साथ साथ करते हैं। तो उससे निर्मित समुद्र के साथ लगे निर्मित ऊंचे उठे समतल स्थलाकृति को, रेत की समतल स्थलाकृति को हम पुलीन कहते हैं। हमारे भारत में चिल्का झील, ये उड़ीसा में चिल्का के पास जो है सी बीचेस है, गोवा के पास सी बीचेस है, या समुद्र पुलीन निर्मित हुए और वो समुद्र तल से कुछ ऊंचे उठे समतल मैदान है, रेत के मैदान हैं, उसे हम सी बीचेस कहते हैं, जो यहाँ पर समुद्री महीन रेत का निक्षेपण हमेशा होता रहता है। हिमनद के कार्य, वर्क ऑफ ग्लेशियर। बर्फ़ की सरकती हुई नदी को हिमानी कहते हैं। हिमनद इसको पर्यायवाची इसका ये हिमानिया भी हैं। हिमानिया को हम इंग्लिश में ग्लेशियर्स कहते हैं। जैसे हमारे भारत के उत्तर में गंगोत्री ग्लेशियर्स है, जो गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है। व्हाट डज ग्लेशियर मीन्स? ग्लेशियर्स मीन्स द फ्लोइंग मास ऑफ स्नो। Flowing mass of snow is called glacier. It is misspelled here. It is not a river. It is snow. Flowing mass of snow is called glacier. बर्फ़ की सरकती नदी को हिमानी कहते हैं। और ये जो हिमानियाँ भी अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती है। यू आकार की घाटी, झूलती घाटियाँ, हैंगिंग वैलीज, हिमोड़ जिस तरह से जलोढ़ होता है उसी तरह से हिमोड़ होता है। हिमोड़ को इंग्लिश में हम मोरेन कहते हैं। What type of the landscapes are developed by the depositional activity of the glacier? It is U-shaped valley, it is hanging valley, it is moraine. हिमानियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों को हिमोड़ कहते हैं। Silt deposited by the glaciers are called moraine. तो जो नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में जल के रूप में प्रवाहित होती है, वही नदियाँ शीत ऋतु में बर्फ़ के रूप में जम जाती है। लेकिन यहाँ पर वो उनका अपरदन कार्य छोड़ती नहीं हैं। जो नदियों ने अपने पहले प्रवाह में वी आकार की घाटी बनाई थी, इसी वी आकार की घाटी को वो अब चौड़ी करते रहते हैं, चौड़ा करना शुरू करते हैं, यानी नीचे से उसका अपरदन करना शुरू करते हैं और उनको यू आकार दे देती है। सी द ग्लेशियर आल्सो परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ द फंक्शन। वन इज़ द इरोजन and another one is the deposition, and also it carries out transportation also. In the erosional activity we can enlist two activities. One is U-shaped valley and another one is the hanging valley. How does U-shaped valleys are formed? U-shaped valleys are formed during the winter season when the glaciers start broadening the V-shaped valley developed by the river by carrying out the eroding at the bottom and thus widening V-shaped valley at the bottom and thus V-shape of the valley turns it into a U-shape. You can see in this picture, in the left hand side, side figure, you can see the moraine, and in the right hand side of the figure you can see the deposition of the water in the pit eroded by the glacier. आप मेरी दाई ओर एक झील देख सकते हैं जो कि हिमानियों द्वारा, ग्लेशियर्स द्वारा बनाई गई है, और मेरे बाई ओर आप हिमोड़ का उदाहरण देख सकते हैं जहाँ पर हिमानियों ने हिमोड़ यानी अपरदित पदार्थों को जमाया है या उसका निक्षेपण किया है। पवन के कार्य, वर्क्स ऑफ विंड्स।
पवनों की गतिविधियाँ रेगिस्तान इलाकों में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर पवनें औसतन 65 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 80 किलोमीटर औसतन प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के नैसर्गिक अवरोध, वनस्पति के अवरोध के न होने के कारण यहाँ पर पवनों का अपर्दन कार्य बहुत तेज़ी से चलता है और साथ ही में रेत के उड़ते हुए बवंडर भी एक प्रकार के घर्षण के कार्य करने में पवनों का साथ देते हैं। See, in the desert area, due to the lack of the vegetation, the erosional capacity of the winds is maximum, and wind blows at the normal speed of 65 km per hour to 85 km per hour. As such, erosional activity of the winds is maximum in the desert area. ये जो हमने पहले चित्र देखा, इस चित्र को हम छत्रक शैल कहते हैं। अब इस छत्रक शैल को आप ध्यान से देखिए, इसका जो आधार है, बेस है, वो संकीर्ण है, मतलब कम चौड़ा है और उसका शीर्ष छतरी के आकार जैसा फैला हुआ है। ऑब्जर्व दिस फिगर केयरफुली। आफ्टर ऑब्जर्विंग व्हाट यू हैव कंक्लूडेड दैट द बेस ऑफ दिस rock is narrow or tapering, whereas its apex is like an umbrella shape. Why it is so? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि रेगिस्तान में जो है पवनों का अपर्दन करने की क्षमता निचले स्तर पर होती है। वो जिस ऊंचाई पर बहती है उनकी ऊंचाई कम होती है, इसलिए रेगिस्तान में जितनी भी स्थलाकृति आपको मिलेगी उसका अपर्दन निचले आधार पर अधिक होता है और ऊपर उसके शीर्ष पर अपर्दन कम होता है। छत्रक शैल। रेगिस्तान में शैल अपर्दन और अपक्षय का प्रमुख कारक है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। पर्वतों का आकार संकीर्ण होता है, लेकिन उसका शीर्ष चौड़ा होता है, तो इस प्रकार से निर्मित स्थलाकृति को छत्रक शैल कहते हैं। आपकी अभ्यास में आपको एक प्रश्न भी पूछा गया है कि रेगिस्तान में पर्वत छत्रक शैल में बदल जाता है, तो छत्रक शैल में कैसे बदल जाता है? क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान में पवनों के अपर्दन करने की क्षमता निचले आधार पर सर्वाधिक होती है और शीर्ष पर नहीं, और इसीलिए वहाँ पे जितने भी शैल आपको मिलेंगे वो छत्रक आकार के, छतरी नुमा। छत्रक का मतलब क्या होता है? छतरी नुमा, like an umbrella. In desert, wind is an active agent of erosion and deposition. Winds erodes away the lower portion of mountain than the upper. That's why its base is narrow and apex are broader, forming mushroom rock. In exercise, you are asked, in desert area a mushroom type rocks have developed. So what answer you will give? You will say that in the desert area the erosion, the altitude of the wind is low, and hence its capacity to erode the rock lies at the lower strata of the atmosphere, and that's why in desert mushroom type of rocks are formed. बालू टिब्बा, सैंड ड्यून्स, ये जो है पवनों का निक्षेपण कार्य का फलस्वरूप है। पवने जो क्या है, रेगिस्तान में रेत को उड़ा कर लेके जाती है, रेत को बहा के लेके जाती है। रेत के कणों के आकार के आधार पर जब नदी पवनों का प्रवाह जब कम हो जाता है तो सबसे पहले भारी रेत के कण
कण नीचे की तरफ आते हैं और फिर हल्के कण धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठते हैं। कालांतर में वो एक टीले का स्वरूप ले लेता है, एक टिब्बे का स्वरूप ले लेता है। इस तरह से निर्मित स्थलाकृति को हम बालू टिब्बा कहते हैं या बारखंड व बारखंड भी कहते हैं। बालू टिब्बा मरुस्थल में रेत के वहन और निक्षेपण से निर्मित टीले के आकार की स्थलाकृति को बालू टिब्बा कहते हैं। इसे बारखंड भी कहा जाता है। मैंने अभी अभी आपको समझाया। What are the sand dunes? See what happens in a desert area. The velocity of the wind is maximum. That's why it blows everything with its velocity. And in the desert area, the only substance available to carry away is sand particles. Sand particles are of two types. One is the heavy sand particles. Another one is the light sand particles. So as the velocity of the wind decrease a little in the desert, what will happen immediately? The heavy sand particles will immediately settle down at the surface, and the lighter particle will take more time to settle down over the surface. As a result, a dome-like structure of the sand particles is developed in the desert. Such a dome-like structure, such a hill-like structure developed in a desert is called sand dunes. It is also popularly known in India by Barkhand, by the name Barkhands. So Barkhands are nothing but it is a type of sand dunes developed in the desert, and it is due to the depositional activity of the wind in the desert. Loess, when the sand particles are carried over a longer distance of the area, say 1000 kilometer or like that, and there it settles down, a yellow very finely grain plains of the sand is developed, and such plains are called Loess plain, and it is found in the China, and it is one of the activity of the deposition by the winds. And these yellow sand particles are carried from Mongolian plateau towards the China. It is absolutely yellow in color. तो लोएस क्या कहलाएंगे? जब भी बहती हुई पवनें किसी एक स्थलाकृति से रेत या मृदा की जो है कणों को बहुत लंबी दूरी तक बहाकर लेके जाती है और कहीं पर निक्षेपित कर देती हैं, तो इस प्रकार से निक्षेपित रेत के मैदान या मृदा के मैदान को हम लोएस कहते हैं। ये बहुत ही महीन, पाउडर की तरह महीन मिट्टी होती है या रेत होती है, उसे हम लोएस कहते हैं। और ये चीन में, पूर्वी चीन में पाई जाती है, जो कि मंगोलिया के पठार से उड़ाकर लेके जाई जाती है और वहाँ पर निक्षेपित होती है। तो इसे हम लोएस प्लेन कहते हैं। इस तरह से हमने इस पाठ का अध्ययन किया। आप सभी बच्चों से ये जो निवेदन है, इस पाठ के अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं अपनी होमवर्क कॉपी में आप लिख के लाएंगे और वो जांचने के लिए तैयार रखेंगे। धन्यवाद।